कहानी शुरू होती है घोंसले से, जहाँ कुकू बर्ड का बच्चा किसी और बर्ड के घोंसले में होता है। दरअसल कुकू अपने एग्स दूसरे बर्ड के घोंसले में ही देते हैं और जब कुकू के बच्चे एग्स से बाहर आते हैं तो वो असल बर्ड के बच्चों को घोंसले से नीचे गिरा देते हैं और वो इस घोंसले में उस घोंसले की बर्ड के साथ उसके बच्चे बनकर रहने लगते हैं और वो बर्ड भी उन्हें अपना बच्चा समझकर उनका पालन पोषण करने लगती है। अब सीन कट होता और हमें एक स्कूल टीचर जेमा को दिखाया जाता है। जेमा क्लासरूम में बच्चों को हंसा रही होती है और जेमा को ये काम बेहद पसंद होता है। तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और जेमा भी स्कूल से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर जेमा को उसकी एक फ्रेंड मिलती है। वो जेमा से पूछती है क्या तुम्हें घर मिल गया। जेमा उससे मना कर देती है। अब जेमा को एक बच्ची दिखाई देती है जो एक पेड़ के नीचे खड़ी जमीन की तरफ देख रही होती है। वहाँ बर्ड्स के कुछ बच्चे मरे हुए होते हैं। ये वही बच्चे होते हैं जो कुकू बर्ड के बच्चे ने घोंसले से नीचे फेंके थे। जेमा उस बच्चे के पास जाती है। वो बच्ची जेमा से पूछती है मैम इन बच्चों के साथ ऐसा किसने किया। जेमा उसे बताती है किसी ने इनका घोंसला छीना और इन्हें नीचे पटक दिया। दुनिया में ऐसा ही होता है, लोग एक दूसरे की चीजें छीनते हैं। मुझे ऐसी दुनिया नहीं पसंद। इतना कहकर वो बच्ची वहाँ से चली जाती है और जेमा को भी लेने उसका बॉयफ्रेंड टॉम आ जाता है। अब जेमा और टॉम एक रियल एस्टेट एजेंट के ऑफिस में जाते हैं जहाँ इन्हें मार्टिन नाम का एक आदमी मिलता है। मार्टिन इन्हें किसी योंडर कॉम्प्लेक्स के बारे में बताता है। अब मार्टिन जेमा और टॉम को योंडर कॉम्प्लेक्स देने के लिए किसी तरह कन्वेंस कर लेता है। अब जेमा और टॉम मार्टिन के साथ योंडर कॉम्प्लेक्स पहुंच जाते हैं। यहाँ सभी घर एक जैसे बने हुए होते हैं। मार्टिन इन्हें 9 नंबर का घर दिखाता है। अब ये पूरा घर देखने लगते हैं और कुछ देर बाद जेमा मार्टिन को आवाज लगाती है, पर मार्टिन इन्हें पूरे घर में कहीं भी नहीं मिलता। अब जेमा और टॉम घर से बाहर निकल जाते हैं और वो देखते हैं कि मार्टिन की कार भी बाहर नहीं होती। टॉम जेमा से कहता है कि हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। ये दोनों कार में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं, मगर ये देखते हैं कि ये फिर से लौटकर 9 नंबर घर पर पहुँच जाते हैं। एक बार ऐसा होने पर तो ये लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, मगर इनके साथ ऐसा बार बार होता है। अब ये दोनों किसी तरह की लूप में फंस चुके थे, जिसकी वजह से ये बार बार लौटकर उसी 9 नंबर घर पर आ जाते थे। ऐसे घूमते घूमते इन्हें रात हो जाती है और अब इनकी कार का फ्यूल भी खत्म हो जाता है। अब ये दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। इन दोनों को बहुत भूख लगती है। ये फ्रिज खोलकर देखते हैं तो वहाँ एक शैंपेन की बोतल और कुछ स्ट्रॉबेरी होती है, जिन्हें ये लोग खाते हैं तो उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। फिर ये दोनों सोने चले जाते हैं। जेमा टॉम से कहती है कि मैंने कभी इतनी खामोशी नहीं सुनी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस कॉम्प्लेक्स में इनके अलावा कोई और नहीं दिखाया जाता। अब सुबह हो जाती है। टॉम एक सीढ़ी द्वारा घर की छत पर जाता है। वहाँ वो देखता है कि दूर दूर तक एक जैसे घर बने हुए हैं, पर उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। अब ये सन को फॉलो करते हुए पैदल ही यहाँ से निकलते हैं और इन्हें चलते चलते रात हो जाती है। इन्हें बाहर निकलने का रास्ता तो नहीं मिलता, लेकिन ये फिर से 9 नंबर घर पर ही पहुँच जाते हैं। मगर अब इन्हें घर के बाहर एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ सामान होता है। टॉम इस बॉक्स को घर के अंदर ले जाता है और गुस्से में इस बॉक्स के साथ साथ पूरे घर को आग लगा देता है। जेमा टॉम से कहती है ये तुमने क्या किया। टॉम उससे कहता है शायद इसे देखकर कोई हमारी यहाँ मदद करने आए। घर जलाने की वजह से इन्हें पूरी रात बाहर ही सोना पड़ता है। सुबह होने पर जेमा की आँख खुलती है तो वो देखते है कि वहाँ फिर से एक और बॉक्स होता है। जेमा उस बॉक्स के पास जाती है और उसे खोल कर देखती है तो वो पाती है कि उसमें एक छोटा सा बच्चा होता है। जेमा उस बच्चे को बॉक्स से बाहर निकाल लेती है और टॉम से कहती है एक लड़का है। फिर इन दोनों की निगाह उसी घर पर जाती है जिसे पिछली रात टॉम ने जला दिया था। वो घर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि वो जलने से पहले था और ये बात इन दोनों को काफी परेशान करती है। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जेमा और टॉम ने अपने घर की छत पर हेल्प का मैसेज लिखा होता है और वो बच्चा जो कि इन दोनों को एक बॉक्स में मिला था वो भी अब तकरीबन 7 या 8 साल का हो चुका होता है और ये जेमा और टॉम की हर एक बात और मूवमेंट को कॉपी करता है, जिससे ये काफी परेशान होते हैं। अब ये बच्चा चिल्लाता है मेरी हाइट देखो, मेरी हाइट देखो। अब जेमा बिस्तर से उठकर उसकी हाइट नापती है। वो एक बोर्ड पर लिखती है डेज 98, जिसे देखकर हम भी चौंक जाते हैं। मतलब जिस बच्चे को हम तकरीबन 7 या 8 साल का समझ रहे होते हैं वो अभी सिर्फ 98 दिन का ही हुआ होता है। मतलब देख रहे हो आप, इस बोर्ड को देखो। इस लड़के की लंबाई दिन के हिसाब से बढ़ती है, जो कि आम ह्यूमन बच्चों के साथ नहीं होता। अब वो जेमा से पूछता है क्या मैं आज और बड़ा हुआ। जेमा उसे बताती है हाँ तुम आज और बढ़ गए। ये लड़का अब जेमा से पूछता है क्या आप फिर से घबरा रही है मम्मी। जेमा उससे कहती है मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अब कुछ देर बाद ये लड़का चिल्लाने लगता है और हम जेमा और टॉम को उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए इधर उधर भागता देखते हैं और ये तब तक चिल्लाता है जब तक इसके नाश्ता रेडी नहीं हो जाता। मतलब इस लड़के को जब भी भूख लगती है ये जेमा और टॉम को इसी तरह परेशान करता है जब तक कि इसके लिए सब कुछ रेडी ना कर दे। अब ये तीनों नाश्ता करने लगते हैं। टॉम एक बॉक्स लाकर घर के बाहर रख देता है और एक चेयर पर आकर बैठ जाता है और जेमा भी उसके पास आकर बैठ जाती है। जेमा टॉम से कहती है पता नहीं हम ये क्यों कर रहे हैं। वो कभी नहीं आते जब हम उन्हें
उन्हें मारने के लिए उनका इंतजार करते हैं। मतलब ये दोनों उस शख्स को देखते हैं जो इनके लिए यहाँ बॉक्स से छोड़कर जाता है ताकि ये उसे पकड़कर यहाँ से निकल सके। अब वो लड़का जेमा और टॉम को घूरने लगता है। फिर जेमा अंदर कॉफी लेने के लिए चली जाती है और टॉम एक सिगरेट पीने लगता है। वो सिगरेट को अब घास पर फेंक देता है, मगर सिगरेट के घास पर गिरते ही वहाँ की घास गायब हो जाती है, जिसे देखकर टॉम काफी हैरान हो जाता है। इतने में जेमा भी वहाँ आ जाती है और ये दोनों वहाँ की मिट्टी खोदने लगते हैं और ये काफी गहराई तक मिट्टी खोद देते हैं। ये एक अजीब सी मिट्टी होती है जो कि पीली और चिपचिपी होती है। अब जेमा थककर खड़ी हो जाती है और वो उस बॉक्स को देखती है जो इन्होंने बाहर लाकर रखा था। वो बॉक्स बाहर नहीं होता। जेमा उस लड़के से पूछती है, क्या तुमने बॉक्स को हटाया? जेमा टॉम से भी कहती है, पर टॉम उससे कहता है, मुझे मिट्टी खोदने दो, मैं देखना चाहता हूँ यहाँ क्या है। अब टॉम फिर से खोदने लगता है और पूरा दिन मिट्टी खोदता है और जेमा दूर खड़ी हो जाती है। अब टॉम रोजाना ही ऐसा करने लगता है। वो सुबह नाश्ता करता है और फिर से मिट्टी खोदने चला जाता है। उधर वो लड़का हमेशा टीवी पर अजीब से इमेजेस को देखता रहता है, मानो जैसे सिर्फ वही उन्हें समझ सकता है। एक दिन वो लड़का नाश्ते के लिए फिर से चिल्ला रहा होता है, जिससे जेमा को परेशान देख टॉम उस लड़के के पास जाता है और उस लड़के का नाश्ता उठाकर एक दीवार पर फेंक देता है और उस लड़के को उठाकर कार में ले जाकर बंद कर देता है। मगर कुछ देर बाद जेमा उसे कार से निकाल लेती है, जो कि टॉम को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि टॉम नहीं चाहता था कि जेमा उस लड़के के लिए किसी भी तरह की हमदर्दी दिखाए। अब एक दिन वो लड़का कहीं गायब हो जाता है। जेमा को ढूंढने पर भी वो नहीं मिलता, पर जेमा जब वापस लौटकर घर आती है तो वो लड़का उसे वहीं खड़ा मिलता है और उसके हाथ में एक बुक होती है। अब जेमा उस बुक को खोलकर देखती है, पर उसमें अजीब तरह की भाषा होती है जो कि जेमा को बिल्कुल समझ नहीं आती। उसमें कुछ ह्यूमन पिक्चर्स भी होती हैं जिनकी गर्दन फूली हुई होती है, जो कि बड़ी अजीब होती हैं। अब जेमा उस लड़के के पास जाती है और वो जानना चाहती है कि वो लड़का किससे मिला था, पर वो जेमा को कुछ नहीं पता था। फिर जेमा उससे कहती है, हम एक गेम खेलते हैं जिसमें तुम सभी की कॉपी करना। जेमा उस लड़के को अपनी और टॉम की कॉपी करने को कहती है। वो लड़का इन दोनों की कॉपी करता है। फिर जेमा उससे कहती है, तुम उसकी कॉपी करो जिससे तुम आज मिले थे। जब वो लड़का उस शख्स की कॉपी करता है जिससे वो मिला था, तो उसे देखकर जेमा भी डर जाती है, क्योंकि इस लड़के ने अपनी गर्दन को ऐसे फुला रखा था जैसा कि हमने उस बुक में इमेजेस को देखा था। अब इस सब का क्या मतलब है, ये तो हमें आगे कहानी में पता चलेगा। अब सीन कट होता है, हमें फिर से उस घर की छत को दिखाया जाता है जहाँ टॉम और जेमा ने हेल्प का मैसेज लिखा था, मगर अब वहाँ पर ये लिखा है। अब हमें उस लड़के को भी दिखाया जाता है जो कि एक आदमी बन चुका है। जेमा हमेशा की तरह उसे नाश्ता देती है, मगर अब जेमा बहुत डरी हुई होती है, क्योंकि जेमा को उस लड़के से डर लगता है और वो अपना नाश्ता टॉम के साथ रूम में जाकर करती है, वो भी रूम को पूरी तरह लॉक करके। यानी जेमा को इतना डर लगता है कि वो लड़का उन दोनों की जान ले सकता है। अब एक सुबह वो लड़का वही बुक लेकर बाहर जाता है जो कि पता नहीं किसने दी थी, और जेमा भी उसका पीछा करती है। उसके पीछे ये पता करने जाती है कि वो कहाँ जाता है, मगर वो लड़का अचानक से ही गायब हो जाता है और जेमा भी उसे ढूंढती ढूंढती थक जाती है। अब उधर हमें टॉम को दिखाया जाता है जो कि उस गड्ढे को खोदते खोदते बहुत कमजोर हो गया है। टॉम उस गड्ढे को भी खोद ही रहा होता है कि अचानक टॉम को उस गड्ढे में एक लाश मिलती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और तुरंत ही उस गड्ढे से बाहर आ जाता है और जेमा को आवाज लगाने लगता है और जेमा को आवाज लगाते लगाते जमीन पर लेट जाता है। तभी जेमा वहां आ जाती है और टॉम को घर के अंदर लेकर जाती है, मगर दरवाजा अंदर से लॉक होता है। अब जेमा एक खिड़की से झांक कर देखती है तो वही लड़का अंदर टीवी पर उन अजीब सी पिक्चर को देख रहा होता है। जेमा उसे कहती है कि दरवाजा खोलो, लेकिन वो लड़का दरवाजा नहीं खोलता, जिससे जेमा और टॉम को मजबूरी में पूरी रात कार में बितानी पड़ती है। अब सुबह हो जाती है और टॉम की हालत काफी बिगड़ चुकी थी। जेमा फिर से दरवाजे के पास जाकर दरवाजे को पीटने लगती है। अब वो लड़का बाहर आता है। जेमा उससे कहती है कि हमें अंदर आने दो। इस पर वो लड़का कहता है, शायद वक्त आ गया है उन्हें आजाद करने का। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अब जेमा टॉम को अपनी गोद में लिटाकर घर के बाहर ही बैठ जाती है और शाम होने तक टॉम की मौत हो जाती है, जिसे जेमा पूरी तरह टूट जाती है। जब शाम को वो लड़का घर लौटता है तो उसके हाथ में एक बॉक्स होता है, जिसे वो जेमा के सामने रख देता है। अब जेमा उस बॉक्स को खोलती है तो वो देखती है कि उसके अंदर एक बॉडी बैग होता है। अब वो लड़का टॉम की बॉडी को उस बॉडी बैग में डालकर उस गड्ढे के पास खींच कर ले जाता है जो कि टॉम ने खोदा था, और टॉम की बॉडी को उस गड्ढे में फेंक देता है और घर के अंदर चला जाता है। अब रात बीत जाती है और सुबह होने पर वो लड़का बाहर आकर जेमा को ढूंढने लगता है, मगर जेमा कार में छुपकर उस लड़के का बाहर आने का इंतजार करती है। जब ये लड़का जेमा को ढूंढने दूसरी तरफ जाता है, जेमा तभी चुपके से कार से बाहर आकर एक कुदाले से उस पर हमला कर देती है, जो कि इस लड़के को थोड़ा लग भी जाता है। अब वो लड़का अजीब सी चाल में भागने लगता है और रोड को ऐसे उठाकर अंदर चला जाता है मानो कोई चादर उठाई हो, मगर जेमा भी उस उठी हुई रोड के अंदर घुस जाती है और एक रूम में पहुंच जाती है, जहां वो एक बच्चे को देखती है जो कि टीवी पर ऐसी पिक्चर देख रहा था, सेम ऐसा ही जैसा कि जेमा के घर पर था। अब वो आगे बढ़ती है तो उसे एक लेडी मिलती है जो कि रो रही होती है। अब जेमा वहाँ फ्लोर में धंसती चली जाती है और एक दूसरे रूम में पहुंच जाती है, जहाँ उसे बाथटब में एक आदमी मिलता है जो कि मर चुका होता है। फिर जेमा गिरती हुई अपने रूम में पहुंच जाती है। अब जेमा बहुत बुरी तरह थक चुकी थी। अब वो लड़का जेमा के पास आता है और
जेमा उससे पूछती है ये सब क्या है और इस सब में मैं क्या हूँ। वो लड़का जेमा को बताता है आप एक माँ हैं, वो जो इस दुनिया के लिए अपने बेटों को तैयार करती है और फिर मर जाती है। अब तुम सो जाओ सपनों की दुनिया में। अब जेमा उससे आखिरी बार कहती है मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अब वो लड़का जेमा को भी बॉडी बैग में बंद कर देता है और बाहर ले जाकर उसी गड्ढे में फेंकता है जिसमें कि टॉम की लाश को फेंका था, और उस गड्ढे को बंद कर देता है। और उस गड्ढे के बंद होते ही वहाँ फिर से घास उगाती है, मानो वहाँ पहले कुछ था ही नहीं। अब वो लड़का जेमा और टॉम की कार लेकर वहाँ से बड़े आराम से निकल जाता है, जैसे कि वो पहले से ही वहाँ से निकलने का रास्ता जानता है। अब वो लड़का मार्टिन के ऑफिस में आता है जहाँ मार्टिन बहुत बूढ़ा हो गया है और आखिरी सांसें ले रहा है। अब मार्टिन अपनी नेम प्लेट उस लड़के को देता है और मर जाता है, यानी अब ये लड़का मार्टिन बन चुका है। अब ये नया मार्टिन पुराने मार्टिन की बॉडी को भी एक बॉडी बैग में रखकर उस पर एक नंबर लेबल लगाता है और उसे अच्छे से फोल्ड करके एक अलमारी में रख देता है, मानो जैसे पुराने मार्टिन का कोई वजूद ही नहीं था, और एक चेयर पर बैठ जाता है। तभी वहाँ एक कपल घर देखने आता है, ठीक ऐसे ही जैसे कि जेमा और टॉम आए थे, और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको इस मूवी की स्टोरी थोड़ी अलग लगी होगी। अब मैं आपको समझाता हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुकू बर्ड के बच्चों को दिखाया गया है जो कि ओरिजिनल बर्ड के बच्चों को नीचे गिरा देते हैं और खुद बाहर रहने लगता है। सेम ऐसा ही जेमा और टॉम के साथ हुआ। दरअसल कहानी हमें तब समझ आती है जब जेमा उस लड़के से उस बुक को लेकर देखती है जिसमें कुछ अलग ही भाषा होती है जो कि अर्थ की बिल्कुल भी नहीं है, और वो बच्चा जो कि दिन के हिसाब से बढ़ता है वो 230 दिन में एक आदमी बन जाता है, क्योंकि ये एलियन होते हैं जो कि इंसानों का अगवा कर एक आर्टिफिशियल जगह योंटर में फंसा देते हैं और फिर अपने बच्चों की परवरिश इंसानों से करवाते हैं और आखिर में उन्हें मार देते हैं, और पुराने मार्टिन की जगह नया मार्टिन ले लेता है और ये चेन इसी तरह चलती रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।